another star, there's a line of stars coming and you people are enjoying the sweets. जो कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, जाने तक 10 किलो तो हो जाएगा, है ना? So today we have with us one of our stars, Archit Chandel. He's from EMA's 79 batch, and he has after that he has cracked his SSB twice, and for both times for the Navy entry. And yesterday he got the joining letter to join the Indian Naval Academy as SSC Tech Officer. So let's give him a round of applause. For which he's got a joint letter, and the second recommendation. Father is also just retired from Indian Navy, and his whole family is very proud of him, and so are we. Without further ado, let me go to him now and listen to him, listen to his experience of SSB, and thereafter we'll take some tips in a nutshell what you should do, what he did after he finishes AMA's course here. So over to you, Archit. So what has been your SSB experience? How was it? Thank you, sir. So, good evening, everyone. So, my name is Archit Chandel, and I hail from Bilaspur district of Himachal Pradesh. So, I got recommended in my 7th and 9th attempt. So, I came to EMAS after my 6th attempt. So, my batch started off on 28th of October, and it was done on 16th November. एंड 22 ऑफ नवंबर आई गॉट रिकमेंडेड. तो यहाँ से निकलते ही मैं रिकमेंड हो गया था. तो मेरी जितनी भी प्रिपरेशन थी और रिवीजन था वो मैंने ट्रेन में की, और जो जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था और सेंटर के अंदर जो भी मुझे टाइम मिल रहा था रिवीजन का. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरे 6th अटेम्प्ट का, तो सबसे पहले मैं पीपीडीटी से स्टार्ट करूँगा. पीपीडीटी में मेरा मानना है कि नरेशन बहुत ही फ्लॉलेस होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है फिर, और वो नेचर पे डिपेंड करती है कि अगर वो अग्रेसिव नेचर के हैं तो फिर वो आपको शायद ना उभरने दे उतना. तो अगर आपके हाथ में गेम है तो आप 45 सेकेंड्स के अंदर नरेशन में ही किल कर दीजिए उसे, और अपना जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है उसको पक्का कर लीजिए. दूसरी चीज़ है OAR. मतलब मैंने कभी प्रिपेयर किया नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा कि आप उसको डेफिनेटली प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर OAR रेटिंग ख़राब है तो इंटरव्यू में आपको काफ़ी सारे मैथ्स के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं. मुझसे काफ़ी मैथ्स के क्वेश्चन करवाए गए, जैसे यार्ड, इंचेस, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, नॉटिकल माइल्स, स्पेशली अगर आप नेवल एंट्री के हैं तो. उसके बाद में जब आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो आप जितने भी टैट की आपकी थीम्स है उसको रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद में वैट के एक सेट को रिवीजन करिए सुबह सुबह, ताकि आपका दिमाग वार्म अप हो जाए. और SRTs को जो भी रूल्स हैं, वैट में जितने भी रूल्स हैं उसको वापस रिवाइज करिए, कि ताकि आप वो गलती और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएँ. मेरी SRTs हाईएस्ट मैंने आज तक 41 अटैम्प्ट किए हैं, और जो पिछला रिकमेंडेशन था उसमें मैंने 38 ही किए हैं. तो मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो है और मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे रिस्पॉन्सेज लिखता था, तो वो चीज़ आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं. और टैट के लिए मैंने ChatGPT का बहुत यूज़ किया. मेरी टेक्निकल एंट्रीज थी सारी, तो जितने भी जैसे अगर आप एक रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, तो एक रेलवे आपने एक फ़ोटो देखी होगी, तो मैं उसके लिए ChatGPT में क्या हाउ टू ले डाउन रेलवे ट्रैक्स, उसका प्रोसेस क्या है, एम्बैंकमेंट, उसमें स्लोप्स में कटिंग, फिलिंग, वो जो प्रोसेस है उसको थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो उससे आप थोड़ा दूसरे कैंडिडेट से अलग लगेंगे कि आपने थोड़ी मेहनत की है सोल्यूशंस को निकालने में. और सिमिलरली बहुत ही सिंपल पिक्चर्स होती है, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग दिख रहा है आपको, काफ़ी लोग ट्रैकिंग बनाते हैं, काफ़ी लोग आर्मी की पोस्ट बनाते हैं. मैं उसके लिए डिफरेंट टाइप की प्रोफेशन सर्च करता था, जैसे ओरोलॉजी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स को ओरोलॉजी बोलते हैं. तो आप उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि ChatGPT का जितना यूज़ करेंगे तो आपके सोल्यूशंस थोड़े ज़्यादा अलग लगेंगे दूसरों से, और इन डेप्थ आप मेहनत कर सकते हैं उस चीज़ पे. तो साइट जब मेरा डे 2 पे, मेरा इंटरव्यू डे 3 पे था, तो लकीली मेरे को टाइम काफ़ी मिल गया, मेरा जितना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिवीजन मुझे करना था. और सर ने कहा था कि इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करते हैं सवाल पता करने में, तो वो आप गूगल में सबसे पहली साइट पे खोलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो उसी के नोट्स मैंने पहले बना लिए थे और वही मुझसे पूछे भी गए. तो जो मेरी एंट्री थी उसमें मैंने सबमरीन नाम के लिए वॉलंटियर किया था, और मेरा नेवल बैकग्राउंड भी था, तो मुझसे सारी टाइप के सबमरीन्स, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन्स, EKM, SSK, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम. तो उस चीज़ में क्यों उस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कौन बना रहा है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, सबमरीन कैसे सरफेस करती है, 9 मीटर पे हर 24 आवर्स में चलने वाली सबमरीन कन्वेंशनल से क्यों बेटर है, और जितने भी आपके घर पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसके बारे में मेरे से वर्किंग पूछा गया, कि आपके अगर फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन में कौन सा मोटर होता है, BLDC है, AC इंडक्शन मोटर है, उनमें फ़र्क क्या है. तो बहुत ही इंडेप्थ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पूछा गया. Also, I have never cleared any written exam, so he was also very frustrated कि you are munching on the technical entries only. आप क्यों नहीं मेहनत करके आ रहे हैं. तो I gave certain reasons, तो he was not satisfied, but I had to justify it by my electrical knowledge.
एंड ऑल्सो कि मैं डिटर्मिन था, पिछले 1 साल में मैंने 8 अटेम्प्ट दे दिए, तो मैं लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहा था। मेरे कॉन्फ्रेंस मेरे 9 अटेम्प्ट में 7 कॉन्फ्रेंस थी टोटल, तो उस चीज़ की वजह से भी उनको थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, डिटर्मिन है, दे रहा है अटेम्प्ट के बाद। हाँ, मुझसे पूछा गया था कि आपने कोचिंग कहाँ से ली और कौन से अटेम्प्ट के बाद में ली, तो उन्होंने मेंटर्स के नाम पूछे, तो वो मैंने बता दिया था एंड देन इट वाज ओके। उसके बाद में जीटीओ था। सो जीटीओ में जो हमारा ग्रुप डिस्कशन था, उसमें एक चीज़ मुझे इमास ने बहुत हेल्प की, वो थी एक रिएक्टिव नेचर जो होता है रादर देन बीइंग रिसेप्टिव। इनिशियली जब मैं यहाँ पे आया था तो संदीप सर ने वो डे 1 पे पकड़ ली थी जब पीआईक्यू फिल कर रहे थे। तो आई केम विद लॉट ऑफ प्रीकंसीव नोशन के मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 5 कॉन्फ्रेंस हो गई थी यहाँ आने से पहले। तो मैं रिएक्टिव नेचर का था कि मुझे बताना है कि मुझे ऑलरेडी आता है। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी मैंने कम की। सर ने बार बार पॉइंट आउट किया ग्रुप डिस्कशन में भी कि आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो, आप जानबूझ के दिखावा कर रहे हो कि आपको कुछ आता है, बट आपको एक सटल नेचर के साथ में ग्रुप के साथ काम करना है, ताकि उनको भी ऐसा नहीं लगे कि आप उन पर हावी हो रहे हो, रादर आप उनके साथ में चल रहे हो। तो वो चीज़ मुझे ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी हेल्प की। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करिए अपने ग्रुप डिस्कशन में, तभी आप लोगों का जो अटेंशन है वो ग्रैब कर पाएंगे। अगर नहीं भी आता तो ब्लफ भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कौन ही वहाँ पे बैठ के भी पता करेगा कि कितना परसेंट क्या है और कितना सीट्स है जो भी है। सो नंबर्स भी आप ब्लफ कर सकते हो उसमें। उसके बाद में जीपी में अगेन जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा एक लेआउट दिया गया सैम्पल, उसी को आपको फॉलो करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो जो भी प्रायोरिटीज़ है 3 सब ग्रुप बनाने हैं और 4 प्रायोरिटीज़ से ज़्यादा नहीं होंगी। चौथे को हमेशा फर्स्ट ग्रुप जल्दी जो काम फिनिश कर लेगा वही आके सॉल्व कर लेगा। तो वो चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कभी किसी ग्रुप सब ग्रुप को अकेला आदमी मत देना। मैं भी इसलिए मानता हूँ क्योंकि फौज में बड़ी सिस्टम होता है, कभी किसी को अकेला काम कभी नहीं दिया जाता है। तो काफ़ी लोग ये गलती भी कर देते हैं कि एक आदमी को एक पूरा प्रायोरिटी सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद में पीजीटी शुरू हुआ, तो पीजीटी में जो भी मुंह से बोलने से अच्छा आप हाथ से करके दिखा दीजिए। जितने भी टास्क है आपको आगे चलना पड़ेगा, तभी आपको मौका मिलेगा। और हो सकता है पीछे से बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हो के आप आगे जा रहे हो और आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उनकी बातें तब तक जायज़ अगर आप उनको सॉल्व करके दिखा दोगे, तो आपको फिर कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप ग्रुप को आगे बढ़ने में इवेंचुअली हेल्प कर रहे हो। और इम्पास जो है जो पीजीटी 3 का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है। तो आप उसी हिसाब से मार्क कर लीजिए कि आपको जल्दी आगे जाना है। इफ नॉट फर्स्ट एटलीस्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आपको मैन इनसाइड होना ही चाहिए उस स्ट्रक्चर में, आपको जल्दी से जल्दी वो सॉल्व करना ही है। और जब ग्रुप अटक जाए और आपको भी सोल्यूशन नहीं आए, तो रादर देन कि आप हिट एंड ट्रायल करने लग जाए, थोड़ा पीछे हट के आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए स्ट्रक्चर को कि कहाँ पे एफर्ट बन सकता है, कहाँ पे फलक्रम बना सकते हैं हम। और बोलने से ज़्यादा हाथ से करने का उसमें पॉइंट से मैं ऐसा मानता हूँ पीजीटी में। इस बार भी यही हुआ कि मैंने पीजीटी 3 और 4 सॉल्व कर दिया था, हमारे पूरे ग्रुप ने 15 मिनट में सॉल्व कर दिया पूरे चारों पीजीटी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम हाथ से कर रहे थे, हमें नहीं करने दे रहे थे, बट आई फेल्ट कि अगर आपको आता है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, वो ग्रुप के फेवर में ही जाएगा। उसके बाद में लेक्चरेट में अगेन द सेम थिंग, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपना पूरा सैम्पल क्रिएट कर सकते हो। जैसे लास्ट 30 सेकेंड्स में आप बोलते हो व्हाट शुड बी इंडियाज वे फॉरवर्ड एंड व्हाट शुड बी इंडियाज एम इन फ्यूचर। और आप थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी दे सकते हो लेक्चरेट में लास्ट 30 सेकेंड्स में। फर्स्ट जो आपके 2.5 मिनट्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इंक्लूड करिए, एग्जाम्पल्स दीजिए। Sir, in my sixth attempt, it was coastal security. This attempt, it was non-conventional sources of energy. So आप उसमें जैसे नॉन कन्वेंशनल में पेरिस एग्रीमेंट को आप इंक्लूड कर सकते हो, अलग अलग टाइप की नॉन कन्वेंशनल जैसे थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भाखड़ा नंगल डैम 1325 मेगावाट जो वो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको इंक्लूड किया उसमें। उसमें सिर्फ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन ही नहीं, जो उसका रिजर्वायर है साथ में, वो भी कैसे इरिगेशन में हेल्प कर रहा है। तो अगर कमांड टास्क में सर बहुत टफ था। वो 2 रोटेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए थे, एक टायर रोटेट करा था और एक क्रॉस रोटेट करा था। तो उस पर मुझे दोनों को फिक्स करना था, 2 रोप दी थी मुझे। तो एक को बल्ली से रोटेटिंग टायर को फिक्स कर दिया था, दूसरे को रोप बांध के, एंड तीसरा जो एफर्ट था वो लूप से बना दिया था मैंने। एंड बिगर बल्ली जो थी उस पर फलक्रम सेट कर दिया था, तो वो सॉल्व हो गया था। एंड जीओआर में ऑब्वियसली आपको जोश के साथ ही आगे बढ़ना है, पूरे ग्रुप को उठा के लेके चलना है आगे। सर कॉन्फ्रेंस सर वो तो 30 सेकंड वेटिंग पीरियड था। हाँ, इस बार भी कोई वेटिंग पीरियड था नहीं, 5 मिनट का मेरा इस बार भी वेटिंग पीरियड था, बट वो कुछ सवाल मुझसे पूछे नहीं गए अंदर। So Ajit, what suggestion would you give them now? They are on the finishing 1 week here. So
After 2 weeks, 3 weeks, they will finish. So what suggestion you tell them how they should learn from? सो जो भी आपको होमवर्क यहाँ दिया जा रहा है उसको आप पूरी तरह से कंप्लीट करिए टाइम पे, क्योंकि अगर आपके हाथ सूजेंगे यहाँ पे तो आपको वहाँ पे कम दर्द महसूस होगा जब आप पूरा साइड डोजियर लिख दोगे। तो मुझे फील नहीं हो रहा था, क्योंकि 16 को जब मेरा यहाँ से मैं निकला तो 19 को साइक लिख रहा था, मुझे फील ही नहीं हुआ कि पूरा टेस्ट भी मैंने लिख दिया, मुझे हाथ में कुछ फील भी हुआ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करना है। और दूसरा मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मोबाइल फोन्स में PDF नहीं देता कोई भी, आपको यहाँ पे आके बोर्ड पे कॉपी करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा और जाके आप रिवाइज करते हो। तो उससे ये चीज़ है कि आपको अटेंटिव भी होना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात है, जो संदीप सर आपको कोई भी बिहेवियर ट्रेड भी, जैसे साइक के तो बहुत सारे रूल्स हैं, बट बीच बीच में वो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि बिहेवियर वाइज आपको कैसा होना है, उस चीज़ पे भी बहुत गौर करिएगा, क्योंकि इससे नॉलेज ही काफ़ी नहीं है। आप ग्रुप में आपको चलना है, आप हो सकता है आपके इंडिविजुअली आप बहुत अच्छे हों, लेकिन ग्रुप के साथ अगर आप नहीं अडेप्ट कर पाते तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे जितने भी GTO के 2 दिन हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि GTO के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी अटकोगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हो, चाहे रोटेशन आ जाए, स्विंग वाले टास्क आ जाए, आप उन रूल्स को अगर याद करोगे तो आपको फिक्स करके आप आगे बढ़ जाओगे जल्दी जल्दी। तो दैट्स व्हाट सर, यही Thank you so much. That's it, Ajit. And it was nice talking to you, interacting with you. And we now present him the MS tie and the cup. And he's brought a lot of sweets for you. So we'll distribute that, and after that we'll wind up with him.